गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। चलिए दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है कोशिका, कोशिकीय संरचना एवं कोशिका विज्ञान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम लोग सेल्स का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब देखिए, इसका एलाबोरेशन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की झिल्ली दो परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों ओर रहती है। ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड में डाइग्लिसराइड एवं फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं जिन्हें कॉलिन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? कॉलिन कहते हैं। पहली बार ये अंडे की यॉक में पाया गया था। पहली बार इसे कहाँ पाया गया था? अंडे की यॉक, जो पीला वाला भाग होता है पर अंडे का, उसमें पाया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव द्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान पाया जाता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक जीव द्रव्य अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। लिन मार्गलिन्स के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतः सहजीवन इंडोसिम्बायोटिक से विकसित हुई है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया समान रहता है। उसके बाद है, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? तो जीवित शरीर में अगर कोशिका मतलब सेल या टिश्यू मर जाए तो उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? नेक्रोसिस कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। ये तो आप सबको पता ही होगा फ्रेंड। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जो अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तकों का जीवित शरीर में मरना नेक्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? अगर टिश्यू की मृत्यु हो जाए जीवित शरीर में तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। यह एक अवियोजित कोशिका या उत्तक की मृत्यु है। नेक्रोसिस के बाद कोशिका एवं उत्तक कुछ हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पड़ोस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट भी है और ये आप सबको पता भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा घर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। किसके रूप में फ्रेंड? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। इसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी और इसका नामकरण जो है सी वेंडा ने किया था। तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। किसने की थी? ऑल्टमैन ने। और इसका नामकरण किसने किया था? सी वेंडा ने। किसने फ्रेंड? सी वेंडा ने। चलिए आगे आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणी में पाया जाता है। ये कथन सत्य है। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? तो देखिए, हरित लवक होता है ना,
वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। हरित लवक एक ऐसा कोशिका अंग है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला रंजक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे पौधे तथा शैवालों में पाया जाता है। इसे कोशिका की रसोई भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल को क्या कहते हैं फ्रेंड? कोशिका की किचन ऑफ सेल, कोशिका की रसोई भी कहते हैं क्लोरोफिल को। उसके बाद क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है क्लोरोफिल। उसके बाद है निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो वो जीवाणु का कोशिका है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जीवाणु संघ में आता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया था? तो डीएनए का अवलोकन पहली बार ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑर्थर कॉर्नबर्ग एक जैव रसायन शास्त्र थे जिन्होंने चिकित्सा जगत में योगदान हेतु 1959 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्होंने डीएनए के जैव संश्लेषण बायोलॉजिकल सिंथेसिस में पहली बार डीएनए का अवलोकन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? तो जो होता है ना टिश्यू मैग्निफिकेशन, तो उसे उत्तक संवर्धन कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण, जो आर्टिफिशियल तरीके से एनिमल्स के टिश्यू का जो सिंथेसिस होता है उसे ही हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। देखिए उत्तक संवर्धन एक कृत्रिम माध्यम है जिसमें हम कोशिका की वृद्धि कराते हैं, फिर इन कोशिकाओं को अलग करते हैं। ये सामान्यतः जंतु उत्तकों में पाया जाता है। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक हैम्बरलैंड को उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी के एक वानस्पतिक वैज्ञानिक थे हैम्बरलैंड, इनको उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, दालचीनी के पेड़ के छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। छाल तने की बाहरी परत होती है, ये बाहर के संवहन उत्तकों से बनी होती है। ये याद रखिएगा, छाल किस चीज़ से बनी होती है? संवहन उत्तक से बनी होती है। दालचीनी को एक मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं जो भोजन में स्वाद तथा खुशबू को बढ़ाता है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, पत्ती की सतह पे उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो इसे स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? पत्ती की छिद्र पे छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा छोटे छिद्र हैं जो पत्ती की एपिडर्मिस, जो बाहरी आवरण होता है, में पाए जाते हैं। ये गैस विनिमय में सहयोग करते हैं। पत्तियाँ जो सांस लेती है इसमें जो है स्टोमेटा मदद करती है, और एपिडर्मिस मतलब बाहरी आवरण में पाया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। वो पौधा जिसमें जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है, वो कौन सा पौधा है जिसमें जड़ जो है उसका परजीवी की तरह व्यवहार करता है? तो ये है कुस्कुटा। कुस्कुटा को डोडर के नाम से भी जाना जाता है। ये पीले, नारंगी तथा लाल रंग के परजीवी पौधे होते हैं। ये जल तथा लवण दूसरे पौधों से अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे पौधों से अपने लिए जल और लवण को अवशोषित कर लेते हैं और अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, और इनको जो है डोडर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कुस्कुटा की जड़ें जो होती हैं वो परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं। उसके बाद है निम्न में से किस में बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? तो नीरियम में बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। जब बहुत सी एपिडर्मिस की परत एक साथ मिलती है तो उसे सामान्यतः बहु एपिडर्मिस, मल्टी एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस एकल बाहरी परत है जो मुख्यतः पौधों की पत्ती, तनों तथा जड़ों में पाई जाती है। बहु एपिडर्मिस मुख्यतः नीरियम, फाइकस के पत्तियों में पाई जाती है। किस किस में दोस्तों? तो मल्टी एपिडर्मिस जो है वो नीरियम और फाइकस में पाई जाती है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्यूटिकल अनुपस्थित होता है, तो क्यूटिकल किस में एब्सेंट होता है? तो जड़ों में क्यूटिकल्स नहीं होता। क्यूटिकल्स एपिडर्मिस की एक सुरक्षा परत है। ये जो ऊपरी परत होता है इसका एक सुरक्षा परत है जो पौधे के तनों और पत्तियों में पाई जाती है। क्यूटिकल्स कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पौधे के तनों में और पत्तियों में पाई जाती है। इसमें लिपिड तथा हाइड्रोकार्बन के बहुलकों की परत पाई जाती है। ये अधिक मात्रा में होने वाले बाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। ये सामान्यतः जड़ में अनुपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विशिष्ट एपिडर्मल सेल्स जो होती है, जो स्टोमेटल छिद्र, जो पत्तियों में छिद्र होता है उसके आसपास पाई जाती है, उसे गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। एस्टोमेटा सामान्यतः पौधे की पत्तियों तथा तनों की एपिडर्मिस परत में पाई जाती है। ये छिद्र गार्ड कोशिकाओं से घिरे रहते हैं जो एस्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो एंटर बर्ड में पाए जाते हैं। मेरिस्टेम्स जो होते हैं एक अविभाजित कोशिका का क्षेत्र है, एक अविभाजित सेल का क्षेत्र होता है मेरिस्टेम, जो पौधों के वृद्धि करते हुए भाग में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम तने के इंटरनोड बड भाग में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स कहाँ पाया जाता है? तो ये तने के इंटरनोड बड भाग में पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? तो घास की पत्तियों का खुलना और मुड़ना, इनमें विशेष प्रकार की बुली फॉर्म, क्या है दोस्तों? बुली फॉर्म कोशिका पाई जाती है घास में, उसके कारण इसका खुलना और मुड़ना होता है। तो घास में क्या पाया जाता है? बुली फॉर्म नामक सेल पाया जाता है। घास की पौधे एक बीजीय पत्तीय कुल में आते हैं। इसकी पत्ती के ऊपर वाले भाग में बुली फॉर्म कोशिकाएं उपस्थित हैं जो पत्ती के खुलने तथा बंद होने में सहायक होती हैं। ये ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो बुली फॉर्म जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेती है। अगला सवाल है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अफीम के फल वाले आवरण, जो फल का ऊपरी भाग होता है ना, अफीम के फल का ऊपरी भाग, उसमें मॉर्फिन पाया जाता है। मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है जो अफीम की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है। ये अफीम के फल आवरण या कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। डीएनए जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है, लेकिन 99% डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। गुणसूत्र, जिसको क्रोमोजोम कहते हैं, क्रोमोजोम का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? तो मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोजोम का अध्ययन आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में से एक मेटाफेज गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र जो क्रोमोजोम होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं तथा एक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखिए मेटाफेज के अवस्था में क्यों हम लोग इसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं क्रोमोजोम को? तो क्योंकि मेटाफेज वाले अवस्था में ये कंडेंस हो जाते हैं, एक जगह आकर सिमट जाते हैं, जिसके कारण हम व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका की बाहरी परत है जो ग्लूकोज के बहुलक सेलुलोज से बनी रहती है। और ये जो सेलुलोज है वो किसका बहुलक है? तो ये ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो विषाणु जो है वो कोशिका चरण का अनुसरण नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है जो कोशिका के बारे में बताता है कि सभी जीवित प्राणी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका किसी जीवित प्राणी की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा प्रजनन की इकाई है। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइड एंड स्वान ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइड एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी। ये बीपीएससी पूछ भी चुका है 64वें वाले में। तो स्लाइड एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। जो विषाणु होते हैं ना फ्रेंड, वायरस कभी भी कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस को ना जीवित और निर्जीव के बीच का इंटरलिंक माना जाता है। उसके बाद एक कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा के निर्माण को प्रभावित करता है? तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, मतलब ये पौधे का हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो पौधों के जड़ों तथा तनों के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ विभाजन करता है कोशिका का? तो जड़ में और तना में ये कोशिका का विभाजन करता है, पेड़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उसमें आरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में। कहाँ पे दोस्तों? केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा केंद्रक में पूर्ण होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा न्यूक्लियस में होता है। देखिए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बना और आरएनए से ट्रांसलेशन होके ये प्रोटीन बनता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को जो है कंट्रोल रूम कहा जाता है। सेल का कंट्रोल रूम न्यूक्लियस को कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष। कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई है। यह केंद्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। केंद्रक कोशिका की सभी उपाचयन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कोशिका का आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। देखिए, लाइसोसोम एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है, सेल का ही एक अंग है लाइसोसोम, जिसे हम लोग आत्मघाती थैले के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये फटकर कुछ एंजाइम छोड़ता है, जैसे हाइड्रोलेज, जो कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है। इसकी खोज वैज्ञानिक डी दवे ने की थी। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक डी दवे ने की थी। उसके बाद आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो जो आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं ना, उन दोनों के बीच का प्रत्यारोपण जो है वो आइसोग्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जैसे मोनोजाइगोटिक जुड़वा, जो ट्विंस होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक जुड़वा, उनका। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, वाटर एंड मिनरल्स के परिवहन के लिए वो जाइलम, याद रखिएगा फ्रेंड, जाइलम। ठीक है, उसके बाद जाइलम एक परिवहन उत्तक है, जो जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है ना, जो जल का परिवहन पौधों के विभिन्न भागों में करती है। ये संवहन बंडल में उपस्थित रहता है। ये कहाँ पे उपस्थित रहता है फ्रेंड? तो ये संवहन बंडल में उपस्थित रहता है। अगला सवाल है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड? केंद्रक द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ है। न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, प्रोटीन के कण और आयन पाए जाते हैं, जो केंद्रक में विभिन्न क्रियाएं करती है। ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्द्रव्यीय जलिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? तो जो अंतर्द्रव्यीय जलिका होती है ना, ये राइजोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी हो जाती है। अंतर्द्रव्यीय जलिका एक महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड के संग्रहण आदि में सहायक होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका का खुरदुरापन इन पर उपस्थित राइबोसोम के कारण होता है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पौधों में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका का अंग है जो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है जो ऊर्जा का स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी परत है, ठीक है फ्रेंड, जो बाहरी प्लाज्मा को कोशिका प्लाज्मा से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, ये सिर्फ उन कणों को पार करने देती है जो सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायक होती है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कोशिका का अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सांस लेने मतलब सेल के सांस लेने के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिकीय श्वसन श्वसन तंत्र का एक भाग है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ऑक्सी श्वसन अवस्था में, जिसमें ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनते हैं, यह प्रक्रिया ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के रूप में संपन्न होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। सेल्यूलोज किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है। यह ग्लूकोज के एकल अणुओं से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। समान कोशिकाओं के समूह को उसके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा। जो समान सेल मिलके एक कोई कार्य करते हैं तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। उत्तक एक कोशिका संगठन है जो कोशिका तथा अंगों के स्तर पे अलग रहता है। उत्तक कोशिकाओं का वो संगठन है जो आकार एवं कार्य में समान रहता है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखिए सेल्स के अध्ययन को मतलब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब उत्तकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। सभी अंग कोशिकीय परत से बने होते हैं। जितने अंग हैं फ्रेंड वो सभी कोशिकीय परत से बने होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पौधों में टिश्यू पाया जाता है ना वो 3 प्रकार का होता है। पौधों में जो टिश्यू पाया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है थोड़ा ध्यान देंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो पादप उत्तक को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है विभाज्योतक उत्तक। कौन सा है फ्रेंड? विभाज्योतक उत्तक। ये नई कोशिकाओं से बने होते हैं। यह मुख्यतः जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ फ्रेंड? ये जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर है स्थिर उत्तक। कौन सा फ्रेंड? स्थिर उत्तक। ये जाइलम तथा फ्लोएम से बने होते हैं। यह मुख्यतः संवहन बंडल में पाए जाते हैं। ये जाइलम वाटर और मिनरल्स के परिवहन में मदद करते हैं और फ्लोएम जो है वो पौधों में खाने के परिवहन में मदद करता है। उसके बाद लास्ट है मतलब तीसरा मुख्य उत्तक ग्राउंड टिश्यू जिसको बोलते हैं। पौधों द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को संचयन करने में ये कार्य करता है। पौधे जो कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं इसके संचयन में ग्राउंड टिश्यू मदद करता है। अगला सवाल है, कौन से विभाज्योतक
अपक्व उत्तकों के बीच पाया जाता है। तो याद रखिएगा इंटर कैलोरी, इसे हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था। जो अंतर्विष्ट विभाज्योतिक उत्तक होता है ना दोस्तों, इंटर कैलोरी, ये प्राथमिक उत्तक होते हैं, ये प्राइमरी टिश्यू होते हैं। ये पत्तियों के आधार पर टहनी के पूर्व इंटर कैलोरी नोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यही, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं बायोलॉजी में। धन्यवाद।